एसी टेक्नीशियन ना? नहीं, मैं तो HVAC के टेस्ट के लिए आया था और एसी टेक्नीशियन का भी काम कर लेता हूँ, सब कर लेता हूँ, एसी और HVAC दोनों का काम कर लेता हूँ सर। इस फील्ड में आप कब से काम कर रहे हैं? 2.5 साल से काम कर रहा हूँ मैं इस HVAC फील्ड में। अच्छा, ये HVAC और एसी में क्या अंतर है? काम तो एक ही है, कूलिंग करना। मतलब HVAC जो होता है ये थोड़ा बड़े बिल्डिंग्स के लिए है, कमर्शियल बिल्डिंग के लिए होता है, और एसी जो होता है ये सिंपल छोटे से बिल्डिंग के लिए, छोटा सा एक कमरा के लिए एसी का इस्तेमाल किया जाता है। एसी सिंगल फेज का होता है और वो 3 फेज का होता है, और उसमें एसी में ना डक्ट वगैरह नहीं लगा रहता है। HVAC में डक्ट लगा रहता है और डक्ट के माध्यम से कूल एयर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो बड़े बिल्डिंग को कूल करने के लिए HVAC का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये बताइए, आप HVAC टेक्नीशियन हैं, तो एक HVAC टेक्नीशियन को क्या क्या काम आना चाहिए? जी, HVAC टेक्नीशियन को HVAC सिस्टम को इंस्टॉल करना, उसको रिपेयर करना, मेंटेन रखना, ये सब काम करने आना चाहिए। और उसमें अगर कोई फॉल्ट आ रहा है, मैकेनिकल कोई फॉल्ट है या इलेक्ट्रिकल कोई फॉल्ट है, तो फॉल्ट फाइंडिंग उसको पता होना चाहिए कि कैसे पता चले कि कहाँ पे फॉल्ट आया है, और उसको एडजस्ट करने का, सिस्टम को रिपेयर करने का और क्लीन करने का आइडिया होना चाहिए। HVAC सिस्टम में जितने पार्ट्स लगे होते हैं उसको रेटिंग का आइडिया होना चाहिए कि कौन सा रेटिंग का उसमें पार्ट्स लगाना है, ताकि एक्सचेंज करते समय इस सब का बात का ध्यान रखना है। अगर कोई भी चीज़ एक्सचेंज कर रहे हैं तो हमको आइडिया होना चाहिए कि इसके एक्सचेंज करने से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है या फिर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हम लोग को आइडिया होना चाहिए। और HVAC से रिलेटेड जो भी मेंटेनेंस का काम है या फिर टाइम टू टाइम जो उसका क्लीनिंग वगैरह होता है, उसका पूरा हिस्ट्री लिख के रखना चाहिए कि कब क्या चेंज हुआ है, कब क्या क्या मेंटेन हुआ है, ताकि फ्यूचर में उसका ज़रूरत पड़ जाता है कभी देखने के कि कब क्या हुआ था। और अगर किसी कस्टमर से बात कर रहे हैं HVAC मेंटेनेंस से रिलेटेड हो या फिर उसके वारंटी वगैरह से रिलेटेड संबंधित बातें हो, तो उसको अच्छा से डील करने आना चाहिए। ये सब जानकारी मतलब एक HVAC को होना चाहिए, और ये सब काम पड़ता है साइड पे। HVAC सिस्टम में ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम आते हैं? HVAC सिस्टम में ज़्यादातर सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम आता है कि फ़िल्टर वगैरह गंदा हो जाता है, उसको साफ़ करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। और कॉइल भी गंदा हो जाता है और कॉइल भी जाम हो जाता है, जिससे एयर सर्कुलेशन रुक जाता है, और उसके डक्ट में भी गंदगी बैठ जाता है, उधर एयर सर्कुलेशन थोड़ा स्लो हो जाता है। और लीकेज की प्रॉब्लम आती है, मतलब कि गैस वगैरह लीक कर गया या फिर डक्ट भी लीक करता है। अगर चिलर है तो उसमें से पानी भी कहीं कहीं से लीक हो जाता है, वाटर, जिससे। और उसमें थर्मोस्टेट जो लगा रहता है हर अलग अलग सेक्शन में, उसमें भी प्रॉब्लम आते रहता है। और उसमें जो HVAC सिस्टम में AHU वगैरह में ब्लोअर मोटर लगा रहता है, ब्लोअर मोटर का बेरिंग वगैरह में प्रॉब्लम आ जाता है, बेल्ट लूज हो जाता है, थोड़ा स्पीड कम हो सकता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है और यही सब काम ज़्यादा बार बार आता है। और अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट का बात करें तो उसमें जो भी सेफ्टी डिवाइसेस लगे होते हैं, उन सेफ्टी डिवाइस में बार बार एरर आता है, जिससे कि सिस्टम हमारा ट्रिप होता है। ये सब प्रॉब्लम जो है ये कॉमन हमेशा कुछ ना कुछ आते ही रहता है। HVAC सिस्टम में कितने तरह के सेफ्टी डिवाइस लगे होते हैं? HVAC सिस्टम में सेफ्टी डिवाइस में एक HP स्विच होता है जो कंडेंसर साइड में होता है, एक LP स्विच होता है जो लो प्रेशर साइड में होता है, और वाटर फ्लो स्विच होता है, एक एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट होता है, सिंगल फेज प्रिवेंटर होता है, और ऑयल लेवल स्विच होता है, प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है। ये सब कुछ सेफ्टी डिवाइस हैं जो मतलब कि किसी भी बड़ी दुर्घटना से ये मतलब बचाने में मदद करते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो पहले ये ट्रिप करा देते हैं सिस्टम को, जिससे हमको पता चल जाता है कि सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अच्छा, ये जो आप लास्ट में बोले हैं प्रेशर रिलीफ वाल्व, ये किस लिए लगता है उसमें? जी, प्रेशर रिलीफ वाल्व तो लगा रहता है वही कंडेंसर साइड में, हाई प्रेशर साइड में। ये इसलिए लगाया जाता है कि अगर कभी हाई प्रेशर स्विच जो होता है ये फेल कर गया, या फिर कुछ टेक्नीशियन होते हैं जो मतलब कि काम करते टाइम में उसको मतलब कि बाईपास कर दिया जाता है देखने के लिए कि सिस्टम में अगर कोई चेक वगैरह करा जाता है तो अगर कभी बाईपास कर दिए हैं और सिस्टम में हाई प्रेशर हो गया, तो उस टाइम में सेकेंडरी सेफ्टी के तौर पे वो इस्तेमाल किया जाता है प्रेशर रिलीफ वाल्व। मतलब कि अगर हाई प्रेशर होगा, उसके रेटिंग से ज़्यादा प्रेशर होगा, तो पूरा सिस्टम डैमेज होने से बच जाएगा और वो प्रेशर रिलीफ वाल्व खुल जाएगा, जिससे जो भी हाई प्रेशर है वो बाहर निकल जाएगा और हमारा पूरा सिस्टम बच जाएगा। तो यही काम होता है प्रेशर
रिलीफ वाल्व का। अच्छा, रेफ्रिजरेंट क्या होता है? रेफ्रिजरेंट तो एक माध्यम है जिससे एक जगह से दूसरी जगह को हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है। ये आसानी से कहीं से भी हीट ऑब्जर्व कर लेता है और कहीं मतलब कि अगर कहीं हाई टेम्परेचर है तो वहाँ से आसानी से हीट को ऑब्जर्व कर लेता है अपने अंदर। कहीं लो टेम्परेचर है तो वहाँ पे आसानी से हीट को रिलीज़ भी कर देता है। इसलिए इसको हम लोग इस सिस्टम में कूलिंग वाले सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम रेफ्रिजरेंट है। तो क्या वाटर को रेफ्रिजरेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, वाटर को भी हम लोग रेफ्रिजरेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे भी चिलर में सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के तौर पे तो हम लोग वाटर को ही इस्तेमाल करते हैं। तो वो भी तो हीट को ऑब्जर्व कर सकता है और फिर रिलीज़ कर सकता है, तो इसको भी कर सकते हैं और किया भी जाता है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का क्या मतलब होता है? जी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब कि वो रेफ्रिजरेंट जो कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल इन सभी भागों में मूव करता है, इसको हम लोग प्राइमरी रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। और इसके मदद से अगर कोई दूसरे रेफ्रिजरेंट को मतलब कि गर्म किया जा रहा है या फिर ठंडा किया जा रहा है और फिर उस रेफ्रिजरेंट को दूर तक ले जाया जा रहा है, तो उसको हम लोग सेकेंडरी बोलेंगे। अच्छा, चिलर में एक वाटर कूल्ड चिलर होता है और एक एयर कूल्ड चिलर होता है, क्या मतलब है इन दोनों का? जी, ये आमतौर पे चिलर में होता है। मतलब कि अगर दो तरह से, मतलब कि इवेपोरेटर में तो सेल एंड ट्यूब टाइप का होता है, यानी कि जो भी इवेपोरेटर का जो लो टेम्परेचर है या फिर जो हीट कम है उससे पानी को अगर संपर्क में लाया जाएगा तो पानी ठंडा हो जाएगा, वाटर ठंडा हो जाएगा और उस वाटर को दूर तक ले जाके AHU में कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा AHU से एयर को हैंडल करके कूल किया जाता है। अब जो दूसरा साइड जो है कंडेंसर साइड में, इसमें दो तरह से कंडेंसर हो सकता है, एक वाटर कूल्ड सेल एंड ट्यूब टाइप और एक फिन एंड ट्यूब टाइप। तो सेल एंड ट्यूब टाइप का अगर है तो उसमें सेल में रेफ्रिजरेंट को ले जाया जाएगा और उसमें जो ट्यूब में रहेगा, ट्यूब में रेफ्रिजरेंट जाएगा और सेल में वाटर को फ्लो कराया जाएगा, जिससे कि सेल का जो मतलब कि कंडेंसर का जो गर्मी है, हीट है, वो चला जाएगा हमारा वाटर में और उस वाटर को कूलिंग टावर पे ले जाके उसको गिराया जाता है, जिससे वहाँ से ठंडा हो जाता है और फिर से वह वापस आता है सेल एंड ट्यूब टाइप में। लेकिन अगर हमारा फिन एंड ट्यूब टाइप का कंडेंसर है तो उसमें डायरेक्ट एक फ़ैन लगा देंगे और डायरेक्ट उस पर हवा को फ्लो कराया जाएगा और वहाँ से कंडेंसर को ठंडा किया जाएगा। तो अगर हमारा फिन एंड ट्यूब टाइप का कंडेंसर है उस पर डायरेक्ट हवा का फ्लो करा के ठंडा किया जाता है। और अगर हमारा सेल एंड ट्यूब टाइप का है तो पहले कंडेंसर से पानी को गर्म किया जाता है, फिर उस गर्म पानी को ले जाके कूलिंग टावर से गिराया जाता है, जिससे वो ठंडा हो जाता है। तो वो हमारा हो गया वाटर कूल्ड। और जो अगर हम लोग हवा से अगर डायरेक्ट ठंडा कराएंगे तो होगा एयर कूल्ड। ठीक। अच्छा, ये CFM क्या होता है? CFM तो एक एयर फ्लो का एक यूनिट है, मतलब कि कितना एयर फ्लो हो रहा है एक टाइम के हिसाब से। जैसे कि अगर एक CFM में 1 क्यूबिक फीट होता है, मतलब कि 1 फीट अगर हाइट 1 फीट चौड़ा और 1 फीट ऐसे लंबा अगर एक डायमेंशन का एक एयर लिया जाए तो उसको 1 क्यूबिक फीट बोलते हैं। और ये एक रेटिंग होता है कि किसी भी एरिया में हमको कितना CFM का एयर भेजना है। तो ये सिंपल एक एयर फ्लो का एक ये है कि यूनिट है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि कितना एयर हर मिनट में ये सर्कुलेट हो रहा है इस सिस्टम से। ठीक है, 10 मिनट बैठिए, आपको बताया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर।